हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी सिविल प्रोसीजर कोड की सीरीज़ को आज कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक हमारा वो है इंटरप्लीडर सूट। इंटरप्लीडर सूट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लेना और ये आपके मेंस में आता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्लीडर सूट? ठीक है, वेयर इंटरप्लीडर सूट में भी इंस्टीट्यूटेड, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन याद करना और एक ऑर्डर याद करना, बेसिक सही है। ठीक है, चलिए ओके स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 88 के ऊपर। सेक्शन 88 पढ़ना हमने और एक ऑर्डर नंबर 35 पढ़ना हमने। ठीक है, सेक्शन 88 वेयर इंटरप्लीडर सूट में बी इंस्टीट्यूटेड। इंटरप्लीडर सूट जो है कहाँ इंस्टीट्यूट होगा, क्या होता है नहीं बता रखा, कहाँ होगा ये बता रखा है। ठीक है, वेयर टू और मोर पर्सन्स क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर द सेम डेट्स, सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल फ्रॉम अनदर पर्सन। ओके, यहाँ पर क्या है कि एक बंदा और दो बंदा, टू और मोर पर्सन्स हो गए, ये क्लेम कर रहे हैं एडवर्सली टू अनदर पर्सन। ओके, और ये इससे क्लेम कर रहे हैं, किसके रिगार्डिंग क्लेम कर रहे हैं ये लोग? डेट्स के रिगार्डिंग या प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल या इमूवेबल हो सकती है। ठीक है, ओके। और आगे आता है who from another person who claims no interest therein other than for charges or cost and who is ready to pay or deliver it to the rightful claimant। अब ये देखो, ये जो बंदा है he is having no interest in the suit except two things, कि भैया मेरी कॉस्ट जो लगी है वो दे दो और जो मेरे चार्जेस लगे आने के वो दे दो। ठीक है, ऑल्सो ही इज रेडी एंड विलिंग टू पे द प्रॉपर्टी और द मनी डेट्स। ठीक है, ही इज रेडी टू पे और डिलीवर इट टू द राइटफुल क्लेमेंट। बस इसको क्या करना है, इसको ये बता दो कि प्रॉपर्टी इसके पास जाएगी या प्रॉपर्टी इसके पास जाएगी। क्योंकि अगर मान लो गलती से किसी गलत बंदे पे चली गई तो सही बंदा केस फाइल कर देगा। तो इसको बेसिकली चाहिए इंडेमनिटी, इसको चाहिए इंडेमनिटी। ठीक है, कि मैं जो हूँ वो प्रॉपर्टी दे के जा रहा हूँ, बाद में कोई मेरे को ये ना बोले कि तुमने गलत बंदे को प्रॉपर्टी दे दी है। ठीक है, इसीलिए अब ये जो बंदा है इंटरप्लीडर सूट फाइल करता है। आ गया समझ? चलो आगे देखते हैं। सच अदर पर्सन मे इंस्टीट्यूट अ सूट ऑफ इंटरप्लीडर अगेंस्ट ऑल द क्लेमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिसीजन। क्यों कर रहा है वो? ताकि डिसीजन ऑब्टेन कर सके। एज टू द पर्सन टू whom द पेमेंट और डिलीवरी शैल बी मेड, कि पेमेंट या डिलीवरी किसको करी जानी चाहिए, एक बात। और साथ साथ भैया मुझे इंडेमनिटी दे दो, ताकि मेरे को कोई ये ना बोले कि तुमने प्रॉपर्टी जो है किसी गलत बंदे को दे दी है। क्लियर है? आगे देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी सूट इज पेंडिंग इन विच द राइट्स ऑफ ऑल पार्टीज कैन प्रॉपरली बी डिसाइडेड, नो सच सूट ऑफ इंटरप्लीडर शैल बी इंस्टीट्यूटेड। अब यहाँ पर ये जो दोनों पार्टीज हैं इन्होंने सूट फाइल कर ही रखा है कि हु विल बी द राइट क्लेमेंट विद रिगार्ड टू सच डेट्स और सच प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे पहले ही सूट जब पेंडिंग है, जब सूट पेंडिंग है तो इसको सूट फाइल करके क्या करना है ना। ठीक है, तो ये पेंडिंग सूट चल ही रहा है तो इसको चलने दो। अदरवाइज क्या हो जाएगा, एक सूट और लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, रेस्ट सब जुडाइज हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट सब जुडाइज मतलब सेक्शन 10 के अंदर स्टे ऑफ सूट जैसे पढ़ा ना आपने, वो आ जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप चिंता ना करो, मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। कोई बात में रख लो। अच्छा, ऑर्डर 35 इंटरप्लीडर। प्लेंट इन इंटरप्लीडर सूट, आपने प्लेंट फाइल करना होता है। इन एवरी सूट ऑफ इंटरप्लीडर द प्लेंट शेल इन एडिशन टू द अदर स्टेटमेंट्स नेसेसरी फॉर प्लेंट स्टेट। अच्छा,
तो यहाँ पर जो है अब सूट इंस्टीट्यूट तो करना ही है ना इस बंदे ने, ये सूट इंस्टीट्यूट करेगा तो ये प्लेंटिव तो होगा ही, ठीक है, प्लेंटिव तो होगा ना। प्लेंटिव को चाहिए इंडेमनिटी और प्लेंटिव को चाहिए कि मुझे बता दो कि ये प्रॉपर्टी किसको डिलीवर करनी है। ओके, चलो अब ये पहले सबसे पहले एक प्लेंट फाइल करता है, ये इसने प्लेंट फाइल कर दिया। प्लेंट के अंदर एक स्टेटमेंट लिखता है कि प्लेंटिव का कोई भी सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई हैव नो क्लेम्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, जो भी डिस्प्यूट में है, अदर देन द चार्जेस और कॉस्ट। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट मैटर है सूट का, इसके अंदर मेरा कोई खुद का पर्सनल क्लेम नहीं है, सिर्फ एक ही क्लेम है, ये है कि मैं चार्जेस लेना चाहूँगा और कॉस्ट लेना चाहूँगा। अच्छा, अब जिसने बोला कि मैं कॉस्ट लेना चाहूँगा, तो ये तो क्लेम ये बोल रहा है ना, इसको मैंडेटरी है डालना। कभी कभार ऐसा होता है कि ना कुछ रिलीफ्स ऐसी होती हैं जो जर्नल नेचर की होती हैं कि आप ना भी लिखो तो भी कोर्ट दे देगा आपको, है ना। तो अगर आपने बोला कि मैं अदर देन फॉर चार्जेस और कॉस्ट, ये ना लिखा हो आपने, ऐसी तो लिख दे प्लेंटिफ नो क्लेम्स एंड इंटरेस्ट, तो कॉस्ट तो मिल ही जाएगी आपको क्योंकि जर्नल नेचर की है। लेकिन अगर जैसा बोल रहा लॉ कि आपको लिखना ही पड़ेगा तो आप लिख लो, कोई बात नहीं, लिखने में क्या, 2 लाइन तो है बस कि प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट मैटर में सिवाय चार्जेस के और सिवाय कॉस्ट के। ओके, आगे बात करते हैं कि क्लेम्स मेड बाय द डिफेंडेंट्स सेवरली, द क्लेम्स मेड बाय द डिफेंडेंट सेवरली एंड देयर इज नो कल्यूजन बिटवीन द प्लेंटिफ एंड एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि डिफेंडेंट का आपस में क्लेम है, ये भी क्लेम कर रहा है और ये भी क्लेम कर रहा है, ठीक है, और मेरा इनके साथ कोई कॉल्यूजन नहीं है, मेरा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, आई हैव नो कॉल्यूजन बिटवीन एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स, ठीक है, दे क्लेम सेवरली, आई हैव नो इंटरेस्ट इन सच क्लेम्स, आई जस्ट ओनली वांट चार्जेस एंड कॉस्ट, दैट्स इट। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आप प्लेंट में लिखोगे। ओके, उसको बाद आप एफिडेविट से प्रूव भी करते हो ना, तो अगर आपने ये नहीं लिखा और अगर आपने लिख दिया और फिर भी आपने कॉल्यूशन करा तो फिर आप लायबल हो जाओगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। रूल 2, पेमेंट ऑफ द थिंग क्लेम्ड इनटू कोर्ट वे द थिंग क्लेम्ड इज केपेबल ऑफ बीइंग पेड इनटू कोर्ट। अगर उसकी पेमेंट जो है कोर्ट में की जा सकती है और ऐसी चीज़ है जिसको कोर्ट में कस्टडी में रखा जा सकता है, कोर्ट की कस्टडी में रखा जा सकता है, तो ठीक है, आप वहीं के वहीं पैसे जमा करा दो, वहीं के वहीं प्रॉपर्टी जमा करा दो, आगे हम देख लेंगे किसको देना है और जाओ घर। ओके, where the thing claimed is capable of being paid into court or placed in the custody of the court, the plaintiff may be required to so pay or so place it before he can be entitled to any order in the suit। आप जमा करा दो, उसके बाद हम देख लेंगे। ओके, अच्छा, अगला आया प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट इज सुइंग प्लेंटिफ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसने सूट तो फाइल कर दिया, मान लो एक डिफेंडेंट इसके खिलाफ सूट फाइल कर रहा है, ठीक है, देखना, वेयर एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स इन एन इंटरप्लीटर सूट इज एक्चुअली सुइंग द प्लेंटिफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच सूट। मान लो इसने अलग से सूट फाइल कर रखा है डिफेंडेंट ने इस प्लेंटिफ के खिलाफ, ठीक है, द कोर्ट इन विच द सूट अगेंस्ट द प्लेंटिफ इज पेंडिंग, ठीक है, तो ये जो सूट पेंडिंग जिस भी कोर्ट के अंदर होगा, ठीक है, इस कोर्ट को बता दी जाएगा कि भैया यहाँ पर ना इंटरप्लीटर सूट चला हुआ है, आप इस सूट को बंद कर दो, ठीक है, तो फिर वो सूट बंद कर देंगे हम। On being informed by the court in which the interpleader suit has been instituted, stay the proceedings as against him, and his cost in the suit so stayed may be provided for in such suit। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि ये दोबारा बनाता हूँ। ये दोनों बंदे थे जिनका एडवर्स क्लेम थे एक दूसरे के साथ, और ये था प्लेंटिफ, ठीक है, इसने इंटरप्लीटर सूट फाइल करा। इस बंदे ने क्या करा, इसके खिलाफ एक सूट फाइल कर दिया। अब ये चल रहा कोर्ट 1 में और ये चल रहा कोर्ट 2 में, ठीक है, कोर्ट 2 में ये जो सूट है, ये कोर्ट 1 इसको इन्फॉर्म करेगा कि भाई साहब इंटरप्लेटर सूट चला हुआ है हमारा पहले से ही, ठीक है, तो इस प्रोसीडिंग्स को आप स्टे लगा दो, रेस्ट सब्जुडाइज हो जाएगा वरना, ठीक है, क्लियर है, तो ये स्टे लगा देगा। अब ये मान लो ये x है, ये y है, x वर्सेस
वाई का केस चल रहा था, वाई को फालतू में घसीटा गया, तो वाई की कॉस्ट बनती है इस सूट के अंदर वाली। तो ये जो कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट हम इस कोड में जोड़ देंगे, इस सूट में जोड़ देंगे। तो ये कॉस्ट जो है, जो इस वाली कॉस्ट थी और ये वाली जो कॉस्ट है, इन दोनों को प्लस करके जो भी कॉस्ट बनेगी वो प्लेंटिफ को दे देंगे हम। ठीक है, क्लियर हो गया? बस यही बोल रहा है इसके अंदर। चलो, स्टेट ऑफ प्रोसीडिंग एंड हिज कॉस्ट इन द सूट सो स्टेट में बी प्रोवाइडेड फॉर इन सच सूट। सच सूट मतलब ये वाला, ठीक है। बट इफ एंड इन सो फार दे आर नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन दैट सूट, या तो उसी सूट पे दे देंगे जो हमारा जिसमें लॉन्च हुआ है, दे मे बी एडिड टू हिज कॉस्ट इनकर्ड इन द इंटरप्रेटेड सूट। किसी में भी दे सकते हैं, उनकी मर्जी है। इंटरप्रेटेड में भी दे सकते हैं, या जिस सूट जो सूट इंस्टीट्यूट करा था उसमें दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, प्रोसीजर एट फर्स्ट हियरिंग। अब फर्स्ट हियरिंग जो होगी क्या होगा उसके अंदर, देखो, एट द फर्स्ट हियरिंग द कोर्ट में डिक्लेयर दैट द प्लेंटिव इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लायबिलिटी टू द डिफेंडेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग क्लेम। वो बंदे ने क्या करा, प्रॉपर्टी जमा करा दी कोर्ट के अंदर, अब वो डिसमिस हो जाए, उसका क्या लेना देना। अब जो डिफेंडेंट्स के बीच में हम अलग से क्वेश्चन रेज कर देंगे, उसकी कॉस्ट दे देंगे और उसको डिसमिस कर देंगे सूट से। लेकिन अगर जस्टिस या कन्वीनियंस रिक्वायर करती है कि उसको अभी जब तक फाइनल डिस्पोजल ना हो जाए सूट का, तब तक रखा जाए, तो रखा जाएगा। ठीक है, विद द कोर्ट फाइंड्स दैट द एडमिशंस ऑफ द पार्टीज और अदर एविडेंस इनेबल इट टू डू सो, इट मे एडजुडिकेट द टाइटल टू द थिंग क्लेम्ड। और अगर मान लो किसी पार्टी ने एडमिट कर लिया, जैसे मान लो दो डिफेंडेंट है ना, एक ने एडमिट कर लिया कि ठीक है सर इसकी प्रॉपर्टी है, तो उसको टाइटल दे देंगे हम। ठीक है, एडमिशंस हो गया तो बात अलग है, अदरवाइज तो फिर एविडेंस लिए जाएंगे। वेयर द एडमिशंस डू नॉट इनेबल द कोर्ट, इट मे डायरेक्ट दैट इशू बनाओ, इशू फ्रेम करो दोनों पार्टीज के बीच में, वो दो जो बंदे थे उनके बीच में इश्यूज फ्रेम करो और ट्राई करो, फिर जो भी राइटफुल क्लेमेंट होगा उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। दैट एनी क्लेमेंट बी मेड अ प्लेंटिफ इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू द ओरिजिनल प्लेंटिफ। तो कैसे करेंगे वो, अब यहाँ पे ट्रांसपोजिशन हो जाएगा। ये बंदे को तो कर दिया डिसमिस जो कि प्लेंटिफ था, ये दो बंदे थे जो कि डिफेंडेंट्स थे, इसको बना दिया प्लेंटिफ। अब इन दोनों के बीच में बन गया इशू, इशू फ्रेम हो गया। इशू फ्रेम होने के बाद जो डिसीजन आएगा, जो भी राइटफुल क्लेमेंट होगा, प्रॉपर्टी हमारे पास कोर्ट में पड़ी है, तो जो भी राइटफुल क्लेमेंट होगा उसको प्रॉपर्टी दे देंगे। समझ आ गया? चल, हाँ, नाउ ओरिजिनल प्लेंटिफ की जगह या ओरिजिनल प्लेंटिफ के साथ में, ओरिजिनल प्लेंटिफ को रोक के रखा होगा ना, जब तक फाइनल डिस्पोजल ना हो जाए तब तक रोक के रखा होगा, कोई बात नहीं, उसका तो कोई ऐसे इंटरेस्ट है नहीं, वो तो वैसे ही बैठा हुआ। ठीक है, तो कोर्ट प्रोसीड करेगा और ट्राई करेगा सूट को एक ऑर्डिनरी मैनर के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। एजेंट्स एंड टीनेंट्स कभी भी इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं कर सकते मालिक के खिलाफ। ठीक है, नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू इनेबल एजेंट्स टू सू देयर प्रिंसिपल्स और टीनेंट्स टू सू देयर लैंडलॉर्ड्स। भैया, टीनेंट की क्या हैसियत है कि जो वो मालिक को बोले कि तुम बताओ कि तुम राइटफुल ओनर हो या नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, ये टीनेंट है, ये लैंडलॉर्ड है, इसने एक टीनेंट को घर दिया। ठीक है, अच्छा, ये बंदा कहता है कि भैया प्रॉपर्टी मेरी, किराया तुम मुझे दोगे। ये कहता प्रॉपर्टी मेरी, किराया तुम मुझे दोगे। ठीक है, टीनेंट कोई नहीं होता कहने वाला कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम लैंडलॉर्ड हो, मैं कैसे ना मानूँ तुम लैंडलॉर्ड नहीं हो, वगैरह वगैरह। भैया तूने लैंडलॉर्ड से, इस लैंडलॉर्ड से ही लिए है ना पैसा, वो अपना घर पोजेशन, तो इसी को तू अपना रेंट देगा। इंटरप्लीडर सूट तुम फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद ये दोनों जाने, इनका काम जाने, तुमने इनको पैसे देने, बात खत्म। ओके, यहाँ समझ आ गया? लेकिन अब आगे इसका एक्सेप्शन भी आता है, पहले सुन लो। नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू इनेबल एजेंट्स टू सू द प्रिंसिपल्स और टीनेंट्स टू सू द लैंडलॉर्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंपेलिंग देम टू इंटरप्लीड विद एनी अदर पर्सन्स अदर देन पर्सन्स मेकिंग क्लेम्स थ्रू सच प्रिंसिपल्स और लैंडलॉर्ड्स। देखो ये वाला पॉइंट है, ये है एक्सेप्शन और ये है जनरल रूल। इसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। पहले एग्जाम्पल सुन लो इसका। ए ने डिपॉजिट करा एक तिजोरी का बॉक्स विद बी एज इज एजेंट। ए ने बी को, ये एजेंट है, ये प्रिंसिपल है, इसने बॉक्स डिलीवर करा। ठीक है, अब सी कहता है कि भैया ये तो बॉक्स ना ए ने मेरे से गलती से ले लिया था, जानबूझ के उठा के ले गया था, ये मुझे बॉक्स वापस कर दे। अब बी इंटरप्रेटर सूट फाइल नहीं करेगा, बॉक्स किसका है, मैं किसको मानूं कि किसका बॉक्स नहीं है। बी भैया सीधा सीधा ए को दे उसका डब्बा वापस, ए जाने और सी जाने, इनका काम जाने। ठीक है, बी कैन नॉट इंस्टीट्यूट एंड इंटरप्रेटर सूट अगेंस्ट ए एंड सी। क्लियर हो गया? अब अगर कोई क्लेम मालिक के जरिए आ रहा है
तो वहां पे इंटरप्रिटर सूट फाइल कर सकते हैं। देखो, A deposit a box of jewels with B as his agent. He then writes to C, वो C को लिखता है कि भैया मैंने ना जो ज्वेल्स का बॉक्स है ना वो B को दे दिया है, तुम इसको एज अ सिक्योरिटी मान लो। जैसे एग्जांपल सुनो, ये A है, ये B है और ये C। A ने B को बॉक्स दे दिया। अब A ने कॉल करा C को कि यार ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स मैंने B को दे दिया है, तुम इसको एज अ सिक्योरिटी कंसिडर कर लो और मुझे मेरा लोन दे दो। ठीक है, तो अब ये जो बॉक्स है इसका हक सी पे आ गया, क्योंकि सी पे एज अ सिक्योरिटी की तरह काम कर रहा है ये। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखो, ही देन राइट्स, ये हो गया, ही देन राइट्स टू सी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द ज्वेल्स अ सिक्योरिटी फॉर डेट ड्यू फ्रॉम हिमसेल्फ टू सी। ए आफ्टर अलेज दैट सीज डेट इज सेटिस्फाइड। ए कहता है कि ठीक है भाई, बी को कहता है कि ला मेरा बक्सा दे, मैंने सी के सारे पैसे दे दिए तो मेरा बक्सा दे। सी कहता है कि नहीं, इसने कोई पैसा नहीं दिया। तो अब यहाँ पर जो है बी इंटरप्रिटर सूट फाइल करे, क्योंकि यहाँ पे ए ने एंटाइटल करा था सी को। पहले ए ने बोल दिया था बी को कि सी लेने आएगा तेरे से बॉक्स, ऐसे सिक्योरिटी की तरह उसको दे दियो। ठीक है, अब ए कह रहा है कि तू उसको मत दियो, ए कह रहा है पहले उसको दे दियो, अब कह रहा है ए मत दियो। तो अब बी समझ नहीं पा रहा कि ए को देना है या सी को देना है, क्योंकि पहले मालिक ने कहा था कि सी को दे देना। तो अब यहाँ पे इंटरप्रिटर सूट फाइल किया जा सकता है, क्योंकि वो जो क्लेम आया है बी के पास वो ए के जरिए ही आया है। A afterward alleged that C's debt is satisfied. C alleged that no, debt is not satisfied. Both claims the jewels from B. Now they are claiming the jewels from B. B now may institute an interpreter suit against A and C. ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। पर बेसिकली यहाँ पर जो है एक बात समझ नहीं आती कि B इसमें इंडेमनिटी क्या लेना चाहता है। B कोई बेली थोड़ी है। ए मालिक था, ए ने कहा कि तुम C को जो है बॉक्स दे दो, और फिर बी ने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ सी को बॉक्स। अब ए कह रहा है कि सी को बॉक्स ना दो, तो ए और सी जाने वैसे तो, पर चलो कोई नहीं, ए के जरिए ही बी को क्लेम आया है ना, तो बी जो है अब सूट फाइल कर सकता है कि ये डिसाइड करने के लिए कि भैया ए राइटफुल क्लेमेंट है या सी राइटफुल क्लेमेंट है, और जो ज्वेल्स का बॉक्स है वो आखिर किसके पास जाएगा, क्योंकि ए ने पहले कहा था कि सी को दे देना, सी एंटाइटल्ड है। ठीक है, अब ए कह रहा है कि नहीं देना, तो ये अलग बात है। ओके, लॉ कह रहा है कि आप कर सकते हो सूट, इंटरप्रेटर सूट फाइल तो कर सकते हो। ओके, लेकिन प्रैक्टिकली तो आपको पता ही है क्या होता है। सिक्स्थ रूल देखते हैं, चार्ज फॉर प्लेंटिव्स कॉस्ट। वेयर द सूट इज प्रॉपरली इंस्टीट्यूटेड द कोर्ट में प्रोवाइड फॉर द कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल प्लेंटिव बाय गिविंग हिम अ चार्ज ऑन द थिंग क्लेम्ड और इन सम अदर अफेक्चुअल वे। देखो ये वाली बात सुन लो, ये दोनों वो थे जो क्लेमेंट्स थे, ये बंदा था प्लेंटिव, इसके पास पड़ी थी प्रॉपर्टी, इसने सूट फाइल करा। इसको क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट जो भी राइटफुल क्लेमेंट होगा उससे भी ले सकते हैं, या तो फिर इस प्रॉपर्टी के ऊपर ना चार्ज लगा देंगे, इस प्रॉपर्टी से हर महीने का 500 रुपया 1000 रुपया जो भी है इसको जाएगा, या फिर 100 रुपये जाएंगे, जैसा भी होगा। तो कॉस्ट तो रिकवर करवानी है ना, तो ऐसे भी रिकवर करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी पर चार्ज लगा कर भी करवा सकते हैं, या कोई और अफेक्चुअल वे हो तो उसके अकॉर्डिंग भी करवा सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी वाला क्यों करा उन्होंने, क्योंकि अभी तक प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं हो रही है, तो भैया तुम भी दो, फिर जो राइटफुल क्लेमेंट होगा वो अलग से देखा जाएगा उसका। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा ख़त्म इंटरप्रिटर सूट का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।